पे लेक्चर है। मैं रिस्क मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं, जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर रिस्क मैनेजमेंट देयर आर टोटल 7 पॉइंट्स। आई थिंक 7 ही थे। मैं एक दफा जरा फिर थोड़ा सा उनको देख लूं जब हमने स्टार्ट किया था। यस, ठीक है। 7 पॉइंट्स यानी 7 इसकी इसके प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट इज द मैनेजमेंट, यानी जो भी आप काम कर रहे हों डेफिनेटली सबसे पहले उसका प्लान होता है। ठीक है, तो योर फर्स्ट टास्क वाज टू प्लान द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा देख भी लिया था। इसके बाद आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। देन आपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है। इनकी डिटेल हमने पढ़ ली थी कि ये होते क्या हैं, लेकिन आज जब आएंगे ये टॉपिक सामने तो हम एक एक दफा फिर इसको देखते जाएंगे। जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो अगला 5वां पॉइंट जो है वो एक न्यू फेज होती है कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, अब हमने उनको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, यानी हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर रिस्क है तो उसका रिस्पॉन्स क्या करेंगे। फिर हम उस रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 7 पॉइंट्स हैं। इनमें से पहले 4 जो हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस कर रहे होते हैं रिस्क का, और अगले 3 जो हैं वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की कुछ एग्जांपल्स थी रिस्क की जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इसके बाद हमने कुछ कंसीडरेशन देखी थी कि जी साइज ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा छोटा, कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, या वाटरफॉल और एजाइल हो तो क्या क्या फर्क होता है। फिर हमने आईटीटीओ यानी कि इनपुट, टूल एंड टेक्निक्स, ठीक है, एंड देन आउटपुट हमने पढ़े थे प्लान रिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जी इसका हमें आउटपुट क्या मिलती है। ये हमें आउटपुट इसकी मिल गई थी कि हमारे पास रिस्क की स्ट्रेटेजी आ जाती है, मेथोडोलॉजी आ जाती है, किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडिंग कहाँ से आएगी, किस टाइम पे होगा, और रिस्क ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर आ गया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जी 4 किस्म के हम इसको डिवाइड करते हैं। टेक्निकल रिस्क होते हैं, मैनेजेरियल होते हैं, कमर्शियल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया था। ये लेवल होते हैं, यानी कि ये लेवल 0 है। लेवल 1 में हमने इसकी 4 कैटेगरीज बना दी, और फिर लेवल 2 में हमने अब जैसे टेक्निकल के आगे कुछ कैटेगरीज आ गई। ठीक है, टेक्निकल में क्या क्या चीजें, उसका स्कोप क्या है, रिसोर्सेज कहाँ से आने हैं, ठीक है, आपकी जितनी एस्टीमेट्स, एजम्पशन, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होनी है वगैरह। मैनेजेरियल में मैनेजमेंट से रेलिवेंट आते हैं सारे, यानी कि आपने कैसे उसको मैनेज करना है, ऑपरेशंस को, प्रोजेक्ट को, पोर्टफोलियो को, कम्युनिकेशन को। कमर्शियल में वो आते हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं डिफरेंट लोगों से, चाहे वो आपको सप्लायर हो या वेंडर हो, कोई इंटरनल आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हों, सब कॉन्ट्रैक्ट्स हो, क्लाइंट हो यानी कस्टमर हो। ठीक है, और एक्सटर्नल में वो आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, इंक्लूडिंग आपकी कोई कानूनी काम आ गया, कोई एक्सचेंज यानी डॉलर महंगा हो गया, कोई वेदर यानी जैसे कोरोना शरोना आ गया, ठीक है, कोई कंपेटिटर आ गया, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई। तो ये सारे हमने 4 इसकी कैटेगराइजेशन पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था जी रिस्क जो हैं वो कुछ बहुत हाई होते हैं, प्रोबेबिलिटी उनकी फिर हाई, और कुछ हमने इस तरह से उनकी कॉस्ट के हवाले से भी पढ़ा था और टाइम के भी। तो इसके बाद मैंने आपको एक दिखाया था जी रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे जो है वो इम्पैक्ट लेते हैं, उस रिस्क का इम्पैक्ट कितना है, वाई एक्सिस पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं। उन दोनों को हम मल्टीप्लाई, यानी जो इम्पैक्ट की वैल्यू होती है जैसे ये 0.40 है, और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.50, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.20 एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यू बड़ी होगी, इनको इसने डार्क किया हुआ है, उतना ज्यादा रिस्क है। जो थोड़े कम है वो थोड़े लाइट हैं, और जो बहुत कम है वो बिल्कुल वाइट हैं। इसी तरह से इस मिड वाली लाइन के इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले रिस्क हैं जो हमें फायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने चीजें पढ़ ली थी। तो मैं आज नया लेक्चर में अब से स्टार्ट करने लगा हूं। अभी तक तो मैं आपको पिछला सारा पढ़ा रहा था। इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ओके। यहां से मैं स्टार्ट, आपने ना रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। अब इसको एक तो तरीका है कि आप रट्टा मार लें, ठीक है, दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा टाइम लगा के समझ लें, तो ये चीजें सीक्वेंस में ही हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, समझ आ ही जाती है।
आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होती हैं, ठीक है ना? ये हम पहले भी करते रहे हैं, हमने टाइम मैनेजमेंट पढ़ी, हमने इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पढ़ी, हमने शेड्यूलिंग पढ़ी वगैरह-वगैरह। तो ये इट्स नथिंग न्यू कि हमें आईटीटीओ पढ़ने हैं, यानी आपको कुछ इनपुट्स चाहिए होती हैं, फिर आउटपुट लेने के लिए आप कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है? दैट इज़ फॉर टी एंड टी। तो आपको जो रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो है जी आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लान हो। अब ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्लान होता है, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, उसमें रिस्क का प्लान भी होता है, उसमें कॉस्ट का प्लान भी होता है, उसमें क्वालिटी का प्लान भी होता है, उसमें कम्युनिकेशन का भी होता है, उसमें शेड्यूलिंग का भी होता है और वो जितनी भी वो हमारे वो एरियाज़ थे, वो सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन उनमें से हमें सारे नहीं चाहिए, हम फिलहाल रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, उनकी शेड्यूलिंग क्या है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, हम रिस्क को आइडेंटिफ़ाई कर नहीं सकते, ठीक है? कॉस्ट, क्वालिटी और रिसोर्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, अगर हम इनपुट इसकी रखनी है, ठीक है? फिर हमें चाहिए कि जी हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है, हमने करना क्या है, उसकी कॉस्ट और शेड्यूल बेसलाइन ये हम पहले बना चुके हैं सारी, पढ़ चुके हैं। कॉस्ट बेसलाइन का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? जो मिड में शामिल भी है आपके। तो ये तो एक हमारे पास प्रोजेक्ट ये जो नीचे ये दोनों चीज़ें हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोजेक्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमने पढ़े डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी इश्यू बुक भी आती है, आपके स्टेक होल्डर बुक भी आती है, आपकी असम्पशंस की बुक भी आती है, कंस्ट्रेंट्स की भी आती है। अगेन अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं तो मैंने शायद आपको चलें ये बुक है। मैंने आज इसीलिए स्क्रीन डायरेक्ट शेयर कर दी है ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा सकूँ। आप कहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक मेरे पास टेबल था मैं देख रहा था बड़ा अच्छा-सा जिसके अंदर ये सारे बड़े डिटेल्ड में लिखे हुए हैं, लेकिन वो सारे डेफ़िनेटली ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर आप देखें तो ये डेफ़िनेशन है और अगर मैं देखना चाहूँ कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये बिल्कुल, ये एक टेबल आ गया है। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 94 ये आपको बड़े काम का टेबल है। जैसे अगर आप देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये जो कॉलम में लिखी हैं, ठीक है? इसमें स्कोप, रिक्वायरमेंट, शेड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स ये सारे आते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? ये सारे होते हैं। एक्टिविटीज़, उनकी लिस्ट, असम्पशन्स क्या ली गई हैं, एस्टीमेट्स कॉस्ट के किस बेस पे किए हैं, कोई अगर चेंज करनी है चीज़ वो, ठीक है? कॉस्ट की फोरकास्ट कैसे ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी। ठीक है, ड्यूरेशन ये भी हमने पढ़ी है। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसने यहाँ मेंशन किए हैं और ये टोटल 33 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट कमोबेश इतने होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट भी चीज़ें हो सकती हैं बट जनरली ये 33 रहते हैं और इसी तरह ये 18 जो हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्लान हैं, ठीक है? तो ये एक्सिस्ट करते हैं। तो ये करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आपको स्टेक होल्डर आपको पता होना चाहिए कौन-कौन स्टेक होल्डर है। डेफिनिटली आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। फिर आपने असम्पशन्स क्या ली हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए? जैसे मैंने आपको असम्पशन की कई दफ़ा एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने असम्पशन ली हो कि जी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी डॉलर 150 का है, आज से 2-3 महीने बाद भी डॉलर 150 का रहेगा। तो दिस इज़ योर असम्पशन ठीक है, लेकिन अब रिस्क क्या होगा कि डॉलर बढ़ जाए। तो आपने मतलब आप असम्पशन की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर होने चाहिए। इसके बाद आपके पास कॉस्ट की एस्टिमेशन, ड्यूरेशन कितना लगेगा, ठीक है, उसकी एस्टिमेट, इश्यू लॉग कहते हैं जी जो अगर कोई इश्यू हो जाए, यानी जितने इश्यूज़ हुए हैं, इश्यूज़ का मतलब है कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको उसको सॉल्व करने का या उसको टैकल करने का क्या मेथोडोलॉजी है, या कौन-कौन से इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं या आए हैं, ठीक है? लेसन लर्न रजिस्टर होता है जी अगर आपने सेम पहले एक्टिविटी कोई की है, कोई पहले प्रोजेक्ट किया है तो उससे आपने क्या लेसन सीखा है। ठीक है, जब भी आप एक प्रोजेक्ट एंड करते हैं तो उसमें जो लर्न रजिस्टर होता है, वो हर फेज़ का, हर जगह का, हर कैटेगरी का बनता है। रिस्क का अलग बनता है, कॉस्ट का अलग बनता है, ये सारी चीज़ें अलग उसके अंदर होती हैं, ठीक है? फिर आपको रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको चाहिए।
अच्छा, इसके बाद डबल ई एफ और ओपीए, ये मैं आपको शायद पहले भी कई दफा बता चुका हूँ जी, यहाँ पे मेंशन भी है। ये डबल ई एफ है, ठीक है, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स। इसमें आपके जितनी पहले काम हो चुका है पब्लिश मटेरियल, ठीक है, जो आपका डेटाबेस है या चेकलिस्ट है, जो पहले पहले आप सेम काम कर चुके हैं उसमें जो रिस्क थे, ठीक है, जो एकेडमिक स्टडीज कोई हो चुकी हैं, कोई बेंचमार्किंग रिजल्ट्स भी यही मतलब हुआ कि पहले अगर कुछ हो चुका है उसके साथ बेंचमार्क कर लें, कोई इंडस्ट्रीज में स्टडी हो चुकी है पहले तो उसके बारे में आप बात करते हैं। इसी तरह ये ओपीए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, इसमें आपके टेम्पलेट्स होते हैं जो पहले बने होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट की फाइल्स का एक्चुअल डाटा, ठीक है, आपका जितना कंट्रोल हो रहा है प्रोसेस, वो रिस्क की जो स्टेटमेंट है उसका एक फॉर्मेट हर हर इंडस्ट्री का अपना बना होता है, और चेक लिस्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं आपके ओपीए एंड डबल ई एफ में, ठीक है। ये मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो डबल ई एफ कॉस्ट के लिए आप यूज करेंगे रिस्क के थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब कॉस्ट में जब आप जाएंगे तो आप फिर उसको कॉस्ट के हवाले से देखेंगे, यानी जो पब्लिश मटेरियल होगा, जो डेटाबेस होगा, वो आप सारा कॉस्ट के हवाले से देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप रिस्क की बात करेंगे तो वो डेटाबेस, वो पब्लिश मटेरियल, वो एकेडमिक स्टडीज, वो फिर आप रिस्क के हवाले से देखेंगे कि पहले क्या क्या रिस्क आ चुके हैं और उस पर क्या क्या काम हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जो टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स ओपीए में होते हैं ये कॉस्ट के डिफरेंट होते हैं, चेक लिस्टें ये रिस्क की डिफरेंट होती हैं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मिलती जुलती ही चीजें होती हैं, लेकिन आपने देखने उसी के हिसाब से, उस टॉपिक के हिसाब से। तो ओके, अब ये इनपुट्स जब आपके पास एक तरफ आ जाती हैं तो आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्क को। नंबर एक तो एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए आपको। एक्सपर्ट जजमेंट का मतलब होता है जी, इस लाइन के जो एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड कोई बायर से हो, ठीक है, उनकी आपने जजमेंट लेनी है। वो आपको जज करके बताते हैं कि आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं रिस्क, क्या वो वाकई रिस्क हैं भी या नहीं। फिर जी मीटिंग होती है। मीटिंग किन लोगों में होती है? इनमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और जितने स्टेक होल्डर होते हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड, खास तौर पे जो पैसा लगा रहे होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। आपको सारा डाटा इकट्ठा करना है। डेफिनेटली रिस्क जब आपने उसको आइडेंटिफाई करना है तो डाटा इकट्ठा कैसे करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग। लोग इकट्ठे बैठते हैं, आइडियाज देते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है, उसको वेरीफाई करते हैं और इंटरव्यूज करते हैं काम जो लोग कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो यहां से जब आप डाटा इकट्ठा कर लेते हैं फिर उस डाटा का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ नाम आ रहे हैं, मैं आपको कुछ इन पे मैंने जो थोड़े बहुत काम मैंने किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे बनते हैं। कुछ नहीं भी किए हैं वो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। रूट काज एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम की रूट काज देखी जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक बनाया हुआ है, जैसे ये एक्सेल की फाइल है, तो यहाँ पे मैंने, अच्छा ये है जी काज एंड इफेक्ट डायग्राम। यस, आपको इतनी शायद क्लियर नजर ना आ रही हो क्योंकि मैंने जिस सॉफ्टवेयर पे बनाई थी वो इतने अच्छा रिजल्ट नहीं था उसका। बेसिकली ये बनी जो है ना वो बनी है, ओके, ये स्मार्ट ड्रॉ पे बनी है। आपको ये डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होगा मेरे एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये इसके ऊपर बनी थी। और इसमें ये फिश, इसको हम कहते हैं फिश बोर्न डायग्राम, यानी एक फिश की तरह होती है। इसमें अगर आप ये देखें, मैंने ये जनरल, मतलब जरूरी नहीं है मैंने किसी सिनेरियो के लिए बनाई हो, ये एक जनरल कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ, ठीक है, ये जो आपको बिल्कुल इसके एंड पे एक चीज नजर आ रही है ये प्रोजेक्ट फेलियर है। इसकी क्या क्या काजेस थी, तो उसमें हमने टेक्निकल, वो जो मैंने आपको चार कैटेगरीज बनाई हैं, टेक्निकल रिस्क, मैनेजेरियल रिस्क, कमर्शियल रिस्क एंड एक्सटर्नल रिस्क, इन सारों की डिवीजन की है। और फिर टेक्निकल रिस्क के आगे डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब व्हाट्सोएवर ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। मैनेजेरियल रिस्क की कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल रिस्क की हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कास्ट काज एंड इफेक्ट डायग्राम, और इसको आप रूट काज एनालिसिस भी कहते हैं। यानी कि अगर एक चीज हो गई, एक चीज फेल हो गई, तो उसमें क्या क्या काजेज हो सकती हैं, डेट इज कॉल्ड एज रूट काज एनालिसिस, ठीक है। तो अगेन मैं जा रहा हूँ इस पे।
राइट, मैंने छोड़ा था जी रूट काज एनालिसिस पे। राइट, इसके बाद है जी एजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे एजम्पशन पे तो अभी मैंने डिस्कस भी किया, वो डॉलर रेट वगैरह के हिसाब से। कंस्ट्रेंट्स होता है कि आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ, उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या मुझे जो है वो बैरियर्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं अगर एक मैंने दुकान ही खोल ली है सिंपल, तो उसमें भी लातादाद कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। कंस्ट्रेंट्स ये हो सकते हैं कि जिन लोगों से मैं सप्लाई ले रहा हूँ, वो सप्लाई देने में प्रॉब्लम करें, कोई रेट में प्रॉब्लम करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इससे अगला है कि जी सॉर्ट एनालिसिस। ये चार वर्ड से मिलके बना है। एस फॉर स्ट्रेंथ, आपको शायद पहले भी पता ही होगा। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो ये आप जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का सॉर्ट एनालिसिस करें, आप अपना भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। कुछ लोगों का कद लंबा होता है, कुछ लोग ज्यादा बेहतर ज़हीन होते हैं, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग दिखने में ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ठीक है, कुछ लोग और मतलब व्हाट्सोएवर मे बी योर स्ट्रेंथ्स, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। वीकनेस भी आप में हो सकती हैं। ठीक है, मे बी कोई बोलने में अच्छा ना हो, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा हो, किसी की जो है वो और कोई प्रॉब्लम हो। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो आप पे डिपेंड नहीं करती, वो एक्सटर्नल होती हैं। यानी ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये आपका इंटरनल मैटर है। बट अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ये आप पे डिपेंड कर सकता है एक हवाले से इनडायरेक्टली, बट जनरली ये एक एक्सटर्नल है। अपॉर्चुनिटी वो है कि जी आपके लिए ग्रो करने में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटी के मुताबिक बनाएं। बट अपॉर्चुनिटी मतलब डिपेंड करता है जी हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बाहर की क्या सूरत हाल है। अब जैसे कोरोना आ गया तो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो गई। तो ये कुछ चीजें मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो अगर हम अपने मुल्क के लिए देखें, तो हमारे लिए मतलब हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो हम सारों को पता ही है, और वीकनेस तो बहुत सारी हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं वो भी हम जज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हमारे बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री हैं जो बहुत डॉलर वगैरह भेज रहे हैं। तो उनको आप अपॉर्चुनिटीज बना के मजीद अगर आप लोगों को बाहर भेजें, आप मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। थ्रेट्स क्या हैं जी, थ्रेट्स भी हमें अच्छी तरह से पता है। हमारे लिए थ्रेट्स जो हैं वो बहुत सारे इर्द गिर्द के हमारे ममालिक ऐसे हैं जो नहीं हमें मतलब पसंद करते, या जिनसे हमारी उस तरह से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। दीज आर ऑल थ्रेट्स। तो ये एक एनालिसिस होता है आप जो करते हैं। मैंने बल्कि इसका भी शायद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक्सेल की फाइल में शॉर्ट एनालिसिस भी किया था किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। ये उसकी स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेसेस थी, ये अपॉर्चुनिटीज थी, और ये थ्रेट्स थी। तो ये आप अपनी भी कर सकते हैं, और ठीक है किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी कर सकते हैं। तो ओके, इसके बाद जी आपने डॉक्यूमेंट एनालिसिस करना है। डॉक्यूमेंटेशन जो आपने ये पिछले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए उनका एनालिसिस होता है। अच्छा, ये तीसरी यहाँ पे ना जो ये जो बुलेट्स हैं, जो ये फील्ड बुलेट्स हैं, ये बेसिक हेडिंग्स हैं, और ये जो एम्प्टी बुलेट्स हैं ये उनके अंडर आ रही हैं। ठीक है ना, यानी कि डेटा एनालिसिस में ये रूट काज, अजम्पशन, सॉर्ट एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, ये सब आता है। लेकिन अब ये जो अगला है ये इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स है। ठीक है, अब वो आपकी जो इंटरपर्सनल कुछ स्किल्स हों या ओवरऑल टीम की स्किल्स हैं, उसमें एक तो है जी फैसिलिटेशन देना, ठीक है, एक दूसरे को। और नीचे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, प्रॉम्प्ट लिस्टिंग, पेस्टल, टेकऑप एंड वूका। ठीक है, ये तीन नाम हैं, मैं आपको इनका बताता हूँ ये क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बुक पे लेके जाऊं, यहाँ कुछ आपको ना डिटेल मजीद भी अगर आप पढ़ना चाहें, सोर्ट एनालिसिस, assumption एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये आपको मिल जाएंगी। प्रॉम्प्ट लिस्ट में ये जी पेस्टल है। पेस्टल से बनता है जी पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल,
L फॉर लीगल एंड E फॉर एनवायरनमेंट। इसी तरह जी टिकॉप है, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एनवायरमेंटल, C फॉर कमर्शियल, O फॉर ऑपरेशनल एंड P फॉर पॉलिटिकल एंड व्यूका है। व्यूका है जी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि जी आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है, डिमांड बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होती है। यानी कि मैं जो चीज बना के बेच रहा हूँ प्रोडक्ट, मुझे उसकी डिमांड का अचानक कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, अगर वो डिमांड एक जैसी रहे तो इट्स ओके। यानी कि अब अगर आप चावल या गंदम बेच रहे हैं तो उसकी डिमांड तो मिलते जुलते ही रहनी है हर साल, या थोड़ी बहुत बढ़ती है विद पॉपुलेशन। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक नया सैमसंग का मॉडल अगर कंपनी ने लॉन्च किया था, दे डोंट प्रेडिक्ट एक्चुअली या परफेक्टली कि उसकी डिमांड क्या होगी, वो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो डेट इज अ वोलेटाइल। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी भी मिलता जुलता ही वर्ड है। कम्प्लेक्स जो एक सिस्टम होता है, जितना ज्यादा कम्प्लेक्स हो उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी होती है। और एम्बिग्विटी का मतलब भी मिलता जुलता ही होता है कि आपको श्योर नहीं होता किसी चीज का। ठीक है, तो ये सारे क्योंकि हम रिस्क को पढ़ रहे हैं, तो रिस्क में पेस्टल, ठीक है, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारे रिस्क आ सकते हैं। टेकऑफ आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल वगैरह। और वोका यानी कि वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी वगैरह, ये सारे रिस्क्स हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये प्रॉम्प्ट लिस्ट है। ये एक वर्ड यूज किया, प्रॉम्प्ट लिस्ट है, मतलब ये एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिस्ट होती है। यानी ये कैटेगरीज होती हैं, इन कैटेगरीज को देख के आप, यानी मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम कोई काम दे दूं, यार आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें फला सेक्टर के लिए, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो अब आपको अगर ये पेस्टल, वूका और ये जो टिकॉप है इनका नहीं पता, तो आप शायद इधर उधर ही टामक टोइयां मारेंगे। लेकिन अगर आप पेस्टल को देखें तो आपके जहन में आएगा यार पॉलिटिकल, अच्छा पॉलिटिकल आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, सोशली क्या रिस्क हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल। तो ये एक लिस्ट जब आपके सामने आएगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उन रिस्क को। ठीक है, तो अगेन मैं आगे जा रहा हूँ इसी पे। राइट जी, इसके बाद हमारे पास है जी पेस्टल, टिकॉफ, वुका हो गए। आउटपुट हमें क्या मिलेगी जी? हमें आउटपुट मिलेगा जी एक रिस्क का रजिस्टर बन जाएगा, जिसमें हमने सारे रिस्क को लिख दिए हैं, रिस्क को रिपोर्ट कर दिए हैं। ये जितने डॉक्यूमेंट्स इनका मैंने जिक्र किया, कॉस्ट के, एस्टिमेट्स के, इश्यूज लॉग, ये सब अपडेट्स हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली कुछ नई चीजें जब आ गई तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे। और कौन कौन से अपडेट होंगे जी? उसमें एजम्पशन लॉग, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एजम्पशन लॉग भी होता है, इशू लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर, ये सारे अपडेट्स हो जाएंगे। तो ये था जी इसमें आपका सर आइडेंटिफाई। जी जी, जी जी पूछें। सर ये इसी रिस्क मैनेजमेंट में से मेरा क्वेश्चन था कि जब जो तो हम रेगुलर प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उनमें तो हमें चले एक्सपर्ट का मतलब उनके सजेशन भी मिल जाते हैं, हम मीटिंग्स भी कर लेते हैं, इंटरव्यूज भी कर लेते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो किसी रीजन के अंदर बिल्कुल नया है, तो ठीक है। उसमें एक्सपर्ट के सजेशन के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो हर रीजन टू रीजन चेंज करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी जैसे चाइना में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसके लिए उसकी आउटपुट्स, उसकी इनपुट्स और बाकी सारा कुछ उसके स्टेक होल्डर्स का जो रिएक्शन है, सारा कुछ पाकिस्तान से डिफरेंट होगा। अब और ठीक अगर हम है। इस रीजन में आके कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी आउटपुट्स और रिएक्शंस डिफरेंट होंगे। तो जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट किसी मुल्क में या रीजन में लगता है जो उस रीजन के अवाम के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए बिल्कुल नया है, तो ठीक उसमें है। कहाँ से एक्सपर्ट आते हैं? क्या हम कोई प्रोटोटाइप बना के उसको पहले टेस्ट करते हैं या क्या करते हैं उसकी हम चेक करने के लिए कि इसका क्या राइट हम जी, इसकी एग्जांपल बिल्कुल मेट्रो ट्रेन बन जाती है कि आपके इस रीजन में, यानी पाकिस्तान में, रीजन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब पाकिस्तान में एक पहला प्रोजेक्ट था जो मेट्रो ट्रेन के नाम से हुआ है। इससे पहले चाइना में हुआ है। और चाइना का यानी आपका क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि चाइना की पॉलिटिकल, चाइना के सोशल और वो सारी चीजें टोटली डिफरेंट है हमारे से। तो यस, इन दैट केस आप रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, आगे जब मैं ये स्लाइड्स एंड करूंगा ना तो रिस्क को टैकल करने के कुछ तरीके उसने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप रिस्क को कम कर सकते हैं या रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस जी केस में आप रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं चाइनीज और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का। ठीक है, कि आपने वो जो प्रोजेक्ट हुआ मेट्रो ट्रेन का भी, उसमें चाइना की काफी ज्यादा शराकतदारी थी और उनके एक्सपर्ट्स थे, और आपके लोकल यानी कि एलडीए
और कुछ यहाँ के जो आपके लोकल सिविल के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, और ये सारे एक एक्सपर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन बना था। हमारे लोकल जो थे वो यहाँ की सोशल, एथिकल, पॉलिटिकल, उन सब वैल्यूज को ज्यादा बेहतर समझते थे, और टेक्निकल चीजें जो हैं उसको चाइनीज ज्यादा बेहतर समझते थे। तो वो एक मिक्सचर मिलके बना, बट इसके बावजूद भी रिस्क के आप देखें कि रिस्क वाकई हकीकत बने, क्योंकि शायद इन्होंने कंसीडर नहीं किया था, या क्योंकि पॉलिटिकल पीछे वो एक मोटिवेशन थी कि जी इसे बनाना ही बनाना है, तो वो कोर्ट में मैटर गए, 2-2 साल लटके रहे। ठीक है, उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को नहीं स्टडी किया गया। बट एक एक डेवलप कंट्री में, एक डेवलप सोसाइटी में कभी भी प्रोजेक्ट ऐसे शुरू ही नहीं हो सकता जब तक आप उसको 100% एनालिसिस ना कर लें। ठीक है, उसका टोटल सोट एनालिसिस का यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, वो ना कर लें, और उसको जब तक आप अच्छी तरह छान नहीं लेते, वो कभी भी प्रोजेक्ट, इसी वजह से हम कहते हैं प्लानिंग सबसे ज्यादा टाइम लेती है। बट इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट्स बनाते हुए रिस्क्स जो हैं वो रियलिटी बनते हैं। कुछ ऐसे अनसीन रिस्क्स भी बीच में आ जाते हैं जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हुए होते हैं। तो हम ये जो रिस्क का पूरा काम कर रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर हम रिस्क को 100% से उठा के 80 या 70% पे भी ले आए तो हमें कहीं ना कहीं जरूर सक्सेस मिलेगी। बाकी आप हर चीज हमेशा तो नहीं खत्म कर सकते। तो ठीक सर है, जो हम, अगर जी जी ना जी जी प्रोजेक्ट जी जी। था, आपने ऑरेंज लाइन की बात की, तो ये कंप्लीट तो हो गया, मतलब कंप्लीशन तो चलें जैसे भी करके थोड़ा-सा हम आउट ऑफ बजट गए या टाइम ज़्यादा लगा, कंप्लीट तो कर लिया इन्होंने। उसके बाद इसकी आउटपुट नहीं हमें मिली, तो क्या इसके लिए बेहतर नहीं था कि ये पाकिस्तान में पहले अवाम का, क्योंकि अवाम भी ज़ाहिर है, यूज़ तो अवाम ने करना था ओरिजिन लाइन को, तो क्या उनका सर्वे करती है अवाम के अंदर कि अवाम का माइंडसेट क्या है कि वो किस तरह से किसी ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं? क्योंकि चाइना में तो चलती मेट्रो ट्रेन्स और बुलेट ट्रेन्स हैं। वो वहाँ पे राइट। तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो तो यूज़ ही नहीं होती इतनी। तो क्या बेहतर ये था इसको मैनेज करने के लिए कि वो सर्वे करते, अवाम का माइंडसेट चेक करते कि इन स्टेक होल्डर का हमें क्या रिएक्शन मिलेगा और इनके तैयार होने के बाद। तो इससे हम ये कर सकते हैं एक चीज़ अख़स के जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसका कंज़्यूमर जो है, उसका जो एट द एंड जब कंप्लीशन के बाद उसमें यूज़ में आना है और हमें जो है वो फ़ायदा या रेवेन्यू देना शुरू करना है, तो उसके कंज़्यूमर का असल में माइंडसेट है क्या? तो क्या उसके लिए फिर ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा हमें कोई भी प्रोजेक्ट लगाना? राइट, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है सोशल वैल्यूज का। और अब आप देखें कि हमारे मुल्क में जो एंड यूजर या कस्टमर है, क्या वो आपको जो सर्वे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या वो सर्वे इतना रिलायबल होगा कि उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करें? फॉर एग्जांपल, हम एक आम पॉपुलेशन लाहौर की पकड़ते हैं, क्योंकि आम बंदों ने जो ट्रैवल करने वाले हैं वो मोस्टली वो होंगे जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो क्या वो उनका सर्वे जब आप डाटा इकट्ठा करेंगे तो वो क्या डिसीजन मेकिंग के लिए इतना ज्यादा रिलायबल होगा? तो मेरा ख्याल है वो शायद उतना ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। यस, आप, वही चीज है कि एक्सपर्ट्स की जगह, क्योंकि ये तो था एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल सिनेरियो में था, वोट लेने थे या वो जो भी था। बट अगर आप ये बना रहे हैं, एक बात ध्यान में रखें, ये जो मेट्रो ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये कभी भी इकोनॉमिकली फिजिबल बहुत ज्यादा नहीं होते। इवन के थोड़ा सा टाइम मैंने भी बाहर गुजारा है डेवलप कंट्री में भी, वहां पे भी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आम पब्लिक के लिए होती है, तो वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट पैसे कमा के, बेसिकली आप तीन चीजें देख रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, शायद मैंने पहले भी मेंशन किया, और एक इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं, एक आपकी इन्वायरमेंटल चीज होती है कि इन्वायरमेंट को कैसे इसको करेगा ये एड्रेस, और तीसरा होता है आपका सोशल। ठीक है, सोशल जो है वही आपने इसमें एड्रेस करना था। तो जब आप सोशल वैल्यूज को दे, या सोशली आप देख रहे होते हैं लोगों को कितना फायदा होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, तो फिर वो कॉस्ट में, यानी वो बिजनेस को थोड़ा सा पीछे करना पड़ता है इस सेंस में, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था। यस, हमारे जो बाकी सिनेरियोज हैं उनको देख के एक डिसीजन लेना चाहिए था कि हमारे और सेक्टर भी बड़े वीक हैं, पहले वहां पैसा लगाया जाए, वो तो अपनी जगह पे चीजें हैं। ठीक है, बट अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो आप कभी भी इससे प्रॉफिट शायद इस तरह के प्रोजेक्ट से कमाना, या इवन के उतनी ही हुँ। कॉस्ट कमाना जितनी लगी है, वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक नहीं, है, वो तो तो पब्लिक सेक्टर में नहीं देखा जाता। चाहे वो एजुकेशन भी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। लेकिन इसने सोशली भी अवाम को फ़ायदा नहीं दिया।
क्योंकि अच्छा, अवाम का इसमें माइंडसेट यूज़ करने इसमें का। ना आपकी प्लानिंग फेज के काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इसको सक्सेसफुल बनाने के अभी भी बड़े तरीके हैं। मतलब आप किसी तरीके से फोर्स करके लोगों को इस साइड पे ला सकते हैं कि वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट छोड़ें और इसको ज्यादा ट्रैवल करें। जैसे हम ये देखें तो मुल्तान रोड पे काफी बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज हैं। आप रायवन रोड को देखें, बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज हैं। वहां पे डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरे लाहौर से घूम के जाती है। तो अगर आप उसको सिंक्रोनाइज ऐसे कर दें कि आपस में, यानी कि आप ट्रेन के जरिए ठोकर तक या उस साइड पे पहुंचाएं एक मैसेज को, और आगे कनेक्टिविटी डाल के आप करें, तो ये अभी बड़े तरीके फर्दर हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इसको सक्सेसफुल करने के। बट आई थिंक सो कि वही चीज़ है कि हर जगह पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं कि वो जनरली एक गवर्नमेंट शुरू करती है, दूसरी उसको ऑन नहीं करती, दूसरी शुरू करती है, तीसरी उसको ऑन नहीं करती। तो वो फैक्टर्स भी बीच में हैं। अदरवाइज वही चीज है कि प्लानिंग मे बी, अब आई डोंट नो, प्लानिंग शायद इस तरह से हुई भी हो, ठीक है, लेकिन वो प्लानिंग का हॉरिजन बहुत कम था और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम बहुत ज्यादा था। यानी प्लानिंग कम थी। जनरली प्रोजेक्ट में प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है एंड इम्प्लीमेंटेशन तो उतनी ही होती है डेफिनेटली जितना उसने टाइम लेना है, ठीक है, लेकिन वो प्लानिंग का टाइम इन्होंने बहुत कम इसके अंदर किया था। तो ओके, मैं अगले इसमें जा रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन इनका अच्छा था कि जी अगर कोई बिल्कुल नया प्रोजेक्ट हो तो उसका डाटा हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता, वहां पे हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने आपको जैसे बताया था जी, जो क्वांटिटेटिव होता है वो इन द टर्म्स ऑफ फिगर्स, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिक नंबर होता है। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे मैं अगर आप में से किसी का इंटरव्यू करना शुरू कर दूं, या मैंने शायद लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी जी, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ गई है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, नाउ दिस इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और अगर मैं एक फिगर लगा दूं जी, पाकिस्तान में गुर्बत इतने परसेंट बढ़ गई है, इतने परसेंट महंगाई बढ़ गई है, तो फिर उसको हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव है। अब इन जनरल अगर आपके पास पिछला डाटा अवेलेबल नहीं है तो क्वांटिटी पे जाना जरा मुश्किल होता है। तो फिर आप क्वालिटेटिव तरीके, इसको क्वालिटेटिव को आपने क्वालिटी नहीं पढ़ना, क्योंकि दोनों में जरा फर्क हो जाता है। क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट, क्वालिटेटिव इज डिफरेंट, ठीक है। क्वांटिटेटिव को आप क्वांटिटी पढ़ सकते हैं, वो एक ही मिलती जुलती चीज है। तो क्वालिटेटिव जो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स है उसमें आप, अच्छा जनरली आप क्वांटिटेटिव तक जाने के लिए आपको क्वालिटेटिव करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप इनपुट्स आपको जो चाहिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, अगेन आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान, ये चीजें आपके पास, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक हेडिंग है, उसके अंडर आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। डेफिनेटली ये होगा तो आप उसका एनालिसिस करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स में स्टेक होल्डर कौन है, एजम्पशन क्या क्या ली गई है, और रिस्क रजिस्टर, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो रेलिवेंट हैं। फिर अगेन वही डबल ई एफ आपके पास जो पब्लिश मटेरियल वगैरह जो हमने पढ़ा है, ओपीएस में आपके पास सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, वो आप सारी चीजें लेते हैं। अब यहाँ पे जी अगेन आपको एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए, जो हर जगह ही आपको चाहिए होती है। आपके पास जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपका एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव शक्ल में। देन आप मीटिंग्स करते हैं। देन आपको डाटा लेना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। डाटा जब आप इकट्ठा कर लेते हैं, अब वो डाटा जरूरी नहीं है, मतलब इस केस के अंदर वो डाटा न्यूमेरिक शक्ल में नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्टिव ही शक्ल में होगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी बेसिकली डाटा ही है। ओके, इसके बाद आप डाटा का एनालिसिस कैसे कैसे कर रहे हैं। एक तो है जी रिस्क डाटा क्वालिटी असेसमेंट, ठीक है। आपने जो रिस्क का डाटा लिया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उसको, उसकी आप क्वालिटी को जज करते हैं कि वो किस किस्म की क्वालिटी है। इसके बाद ये अगली जो चीज है ना, ये मैं आपको शायद दिखा चुका हूँ, रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। यानी आप ये देखते हैं कि जो भी रिस्क है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसका इम्पैक्ट कितना होगा। इसकी मैं आपको एक ये एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं यार कि एक गाड़ी जाते हुए हादसे का शिकार हो जाती है, तो हम ये कहते हैं यार उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे यार सिर्फ 100 में से 1%। तो आप कहेंगे यार ये तो ओनली 0.01 है। तो आप फिर कहते हैं यार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट तो बहुत सीवियर होगा डेफिनेटली, खुदा ना खास्ता उसमें जो लोग बैठे हैं वो सारे के सारे डेथ्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इम्पैक्ट क्या है, आप कहेंगे 100 में से 100। तो आप जब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपके पास एक फिगर आएगी। यानी प्रोबेबिलिटी को मैं अगर पी से शो करूं और इम्पैक्ट को अगर मैं आई से शो करूं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। वो ये डिफाइन करेगी कि मैंने इस चीज को कितनी अहमियत देनी है, ठीक है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनमें जिनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा शायद ना हो,
ठीक है ना। जैसे आप ये कहें कि यार काम करते हुए कोई पेंट की बाल्टी उलट गई, अब उससे डेफिनेटली वो एक रिस्क है, लेकिन वो एक छोटा नुकसान है। उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। तो इम्पैक्ट को जब आप नंबरिंग करते हैं ना, तो आप इसी तरह करते हैं, जो जिसमें जानी नुकसान हो सकता है उसको आप सबसे सिवियर पे डालते हैं, और जो माली नुकसान है अगर वो ज्यादा है तो वो सिवियर होगा। जैसे जैसे माली नुकसान कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी सिवेरिटी कम हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट को आप सिवेरिटी यानी एस के नाम से भी कई जगहों पे पढ़ेंगे। ये आप पूरा, आप जब इंडस्ट्रीज में जाएंगे आजकल इस पे बड़ा काम हो रहा है, रिस्क असेसमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट की एक पूरी फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर एक इमर्ज कर रही है। ठीक है कि आप जब भी कोई काम करते हैं उसकी पूरी रिस्क असेसमेंट करें। तो आपके जितने भी और पैरामीटर्स हैं रिस्क के, उनकी असेसमेंट करनी है। अच्छा, ये वर्ड्स आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट, जिनको मैंने डिस्कस करना है। ये सारे वर्ड्स हैं: अर्जेंसी, प्रॉक्सिमिटी, डोरमेंसी, मैनेजेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, डिटेक्टेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये एक और है हेडिंग स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट में। ठीक है, प्रोपेनक्विटी, ये भी एक वर्ड है, आपने इसको भी देखना है। मैं जरा जाता हूँ बुक पे, मैं इनको जरा बारी बारी आपको बताता हूँ। ये काफी अहम चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या क्या है हम देख लेते हैं। राइट जी, ये मैंने हाइलाइट्स भी की हुई हैं कुछ चीजें, क्योंकि ये मेरे अपने इंटरेस्ट की चीजें हैं काफी, का आपको पता होना चाहिए। अर्जेंसी जी वो टाइम होता है जिसके अंदर आप एक रिस्क का रिस्पॉन्स इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि खुदा ना खास्ता कहीं आग लग गई है तो वो टाइम जितनी देर में रिस्पॉन्ड किया जाता है, यानी 1112 या कोई भी महकमा जो है वो आग को बुझाने के लिए रिस्पॉन्स करता है, वो टाइम पीरियड जो होता है डेट इज कॉल्ड एज अर्जेंसी। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं जी द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द रिस्क माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। राइट, आपका जो, अगर वो रिस्क हो गया तो वो आपके जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्ट्रॉय करेगा या उसको इम्पैक्ट करेगा, उससे पहले का जितना टाइम होता है उसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। या आप इसको सिंपल जुबान में वही समझ लें कि खुदा ना खासा किसी जगह आग लग गई है, किसी प्रोजेक्ट हो रहा था वहां आग लग गई है। ठीक है, इससे पहले कि वो आग इतनी फैले कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उसका टाइम को डिले हो जाए या पैसे ज्यादा लग जाएं, तो अगर वो टाइम जो है जिससे जिसमें उसके इम्पैक्ट से पहले वाला टाइम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। इसके बाद है जी डोरमेंसी। डोरमेंट का मतलब ऐसे ही होता है कुछ जैसे लिथार्जिक होता है ना, जैसे सोया हुआ सुस्त बंदा। ठीक है, तो ये वो टाइम होता है जिसके अंदर रिस्क तो हो चुका है लेकिन अभी तक उसका इम्पैक्ट ही डिस्कवर नहीं हुआ। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा जी कि हमारे शॉर्ट सर्किट हो रहे होते हैं अभी, क्योंकि वो अंदर उसका अगर कोई इम्पैक्ट फैल भी रहा है तो हमें डिस्कवर नहीं हुआ होता। ठीक है, तो वो हम डोरमेट यानी आप वर्ड्स में कह लें कि जी वो सुस्ती है एक। ओके जी, मैनेजेबिलिटी आपकी वो एबिलिटी होती है या वो ईज होती है जिससे आप, या रिस्क ऑनर में जरूरी नहीं है मालिक ही हो, मतलब जो भी उस रिस्क को ऑन कर रहा है, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो कैन मैनेज द अकरेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, यानी कि जो आप उस रिस्क का इम्पैक्ट है उसको जो मैनेज कर सकते हैं वो मैनेजेबिलिटी के कहलाती है। इसी तरह कंट्रोलेबिलिटी भी वो है कि जी आप किस डिग्री तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क के आउटकम को। ठीक है, डिटेक्टेबिलिटी डेफिनेटली वर्ड से ही जाहिर है कि आप कितना उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिस्क, उसके रिजल्ट्स को और रिस्क अकरिंग, ठीक है, उसको आप कितना डिटेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी द एक्सटेंट टू विच रिस्क इज रिलेटेड टू अदर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क। जी आपका अगर कोई रिस्क किसी जगह पे हुआ है तो डेफिनेटली उस जगह के साथ बाकी भी प्रोजेक्ट्स के रिस्क अटैच हैं तो उनको कितना वो इम्पेक्ट करती है। ओके जी, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट में आता है जी आपका for the risk to have a positive or negative effect on organization जो, हेलो, जी दरमियान में मेरा ख्याल है आवाज मेरी इंटरप्ट हुई होगी, मैं दोबारा से यहीं से शुरू करता हूँ। प्रोपेनक्विटी होता है जी द डिग्री टू विच रिस्क इज परसीव टू मैटर बाय वन और मोर स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर जो है उसके अंदर जो
काम कर रहे हैं वो उसको कितना खतरा ले रहे हैं, ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट ले रहे हैं। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट लेंगे उतनी ही उसकी प्रोपेंडिक्टिविटी इतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो ये थे जी कुछ वर्ड्स जो कि इसके अंदर यूज हुए हैं, ये आपको बताना जरूरी थे। मैं वापस जा रहा हूँ स्लाइड के ऊपर। ये सारे ये वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स में, ये टाइम जो है ना, ये सारे के सारे ये क्वालिटेटिव टाइम मतलब उस टूल्स एंड टेक्निक्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी आपकी मेन हेडिंग, क्योंकि अगर आप मेन हेडिंग देखें ना टूल्स एंड टेक्निक्स में, वो आपको तीन चार नजर आ रही होंगी। एक एक्सपर्ट जजमेंट होती है, एक मीटिंग्स होती हैं, एक डाटा गैदरिंग, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के अंडर ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपकी एक हेडिंग होती है इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, ठीक है। उसी में आपकी फैसिलिटेशन भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नई चीजें भी है, रिस्क की कैटेगराइजेशन, यानी वो जो आपने टेक्निकल मैनेजेरियल और वो डिफरेंट रिस्क पढ़े हैं उनकी अंदर उनकी कैटेगराइजेशन करनी है। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं जी उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, चलें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये शायद मेरे पास बना हुआ है यहाँ। दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमने, ये रिस्क के नाम है, आईडी है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। 0.2 का मतलब है कि 20%, 0.4 का मतलब है 40%, इम्पैक्ट का मतलब है कि कितना खतरे वाले हैं ये, तो 0.8 का मतलब है 80%। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक वैल्यू आती है जिसको कहते हैं सेवेरिटी, कितना सवियर है। तो अगर तो ये ग्रीन में है तो कम सवियर है, अगर ये इस कलर में है जो येलो टाइप है तो थोड़ा ज्यादा सवियर है, अगर रेड में है तो बहुत ज्यादा सवियर है। तो इसको हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं, शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। और इसकी प्लॉटिंग का ना एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं हिरार्किकल चार्ट, वो मेरा ख्याल है शायद इसमें नहीं है। हाँ है, हिरार्किकल चार्ट्स, चलेंगे हम देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि ये जो ना बॉक्सेस से बना, एक्सेल पे इजीली बन जाते हैं अगर आपके पास डाटा हो। ये जो रेड है, यानी जो वैल्यू जितनी बड़ी है उसका ये जो सर्कल है उतना आपको बड़ा नजर आ रहा है। जैसे अब ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा। तो इसमें अगर मैंने किसी को सिलेक्ट किया है तो साथ यहाँ पे भी सिलेक्ट, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद कोई सेटिंग छिड़ गई है। खैर, जब हम इसको, यानी कि मैंने अगर ये वाला सर्कल छेड़ा है तो यहाँ पे वो वैल्यू सिलेक्ट हो जानी चाहिए, ये होती थी। चलें खैर, तो जितना ये मतलब इनका साइज जो है वो डिफाइन कर रहा है कि कितना बड़ा रिस्क है। ये रेड सबसे बड़ा इस वाला, तो ये सबसे बड़ा है, और यहाँ ग्रीन का सबसे छोटा है तो इसका सबसे कम इम्पैक्ट है। तो इसको हम कहते हैं जी हिरार्किकल चार्ट्स, ठीक है। तो ये हिरार्किकल चार्ट्स की मदद से आपको दिखाया जाता है कि रिस्क जो है वो कितना बड़ा या छोटा है। तो ये आपके हो गए टूल्स एंड टेक्निक्स। और आउटपुट में आपको जी आपके अगेन प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स अपडेट, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े थे, एजम्पशन लॉग, इशू लॉग, रिस्क रजिस्टर, ये सारे अपडेट्स हो जाएंगे। ओके, इसके बाद है जी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटेटिव डेफिनेटली, क्योंकि ये नंबर की टर्म्स में ज्यादा बात करेगा। अब यहाँ पे आपको डाटा का एनालिसिस सिमुलेशन के जरिए बताएगा, और ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पढ़े होंगे, दो तीन मैं आपको आगे दिखा दूंगा चीजें, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। इनपुट्स इसके लिए जी अगेन वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कौन कौन सी, डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट है। इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का स्कोप, उसकी कॉस्ट, उसका शेड्यूल, ये सारी बेसलाइंस भी चाहिए, ये हम सारी पढ़ चुके हैं क्या क्या होती हैं। इसके बाद ये दूसरी चीज में आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगेन जी एजम्पशन लोग हो गई, आपने किस बेस पे कॉस्ट का एस्टिमेट किया है, कॉस्ट एस्टिमेट की कैसे है, फोरकास्टिंग कैसे की है, ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट की फोरकास्टिंग। ड्यूरेशन कितनी है हर एक्टिविटी की, माइलस्टोन वो है कि वो पॉइंट्स जिसको आप अचीवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप 4 साल लगा के यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक साल जब या एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो आप कहते हैं एक माइलस्टोन हो गया, दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो 2 माइलस्टोन, तो टोटल 8 माइलस्टोन है जो आपने कंप्लीट करने हैं। रिसोर्स क्या चाहिए, रिस्क रजिस्टर, ठीक है। शेड्यूल क्या है फोरकास्ट का, EEF एंड OPA, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोनों को काफी डिटेल में। सो यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स अगेन देखें वही रिपीट कुछ तो हो रही है, एक्सपर्ट जजमेंट और डाटा गैदरिंग। कैसे डाटा गैदरिंग, इंटरव्यू से मुख्तलिफ लोगों के जो वहाँ काम कर रहे हैं। अब नया इसमें क्या आ रहा है, डाटा एनालिसिस, वो जरा थोड़ा क्वालिटेटिव शक्ल में था, उसमें हिरार्किकल चार्ट, इम्पैक्ट एंड मैट्रिक्स वो दिखा के ज्यादा हो रहा था। इसके अंदर देखें आप सिमुलेशन आ रही है,
यानी आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइमावीरा के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उसके अंदर जो है वो, जैसे मैंने हिरार्किकल चार्ट्स बताया है, तो उनको आप सिमुलेट करके दिखाते हैं खतरे को, ठीक है। इसके बाद है जी सेंसिटिविटी एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हर चीज की अगर कोई आउटपुट है, कोई भी चीज है उसकी कोई आउटपुट है, तो उसके पीछे कई इनपुट्स होती हैं, ठीक है, या एक इनपुट होती है या कई होती हैं, यानी एक आउटपुट कई इनपुट्स पे डिपेंड कर रही होती है। अब उनमें से अगर ये पहली इनपुट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, मैं ये कहता हूँ यार कि अगर मैं इस तीसरी वाली को छेड़ूं तो इस आउटपुट पे कितना फर्क पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है ना। यानी अगर आप एक मकान बना रहे हैं, उसमें लेंटर डाल रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, सीमेंट बजरी रेत डाल रहे हैं, तो मकान डिपेंड कर रहा है उन सारी चीजों पे। आप कहते हैं यार कि अगर मैं लेंटर के एरिया को ज्यादा कर दूं तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा कॉस्ट पे, तो वो फिर लेंटर अगर आप ज्यादा डालेंगे यानी ज्यादा एरिया कवर करेंगे, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कॉस्ट के हवाले से। दूसरी तरफ आप कहते हैं यार रेत इतनी महंगी नहीं होती, ज्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो वो इसका मतलब इतनी सेंसिटिव नहीं है। तो आप इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि जो आपके रिस्क्स हैं उनमें कौन से ज्यादा सेंसिटिव हैं आउटकम के हवाले से। अच्छा, ये जो दो है ना, ये मैं आगे आपको अगली स्लाइड्स में दिखाता हूँ, डिसीजन ट्री एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस डायग्राम, ठीक है, ये क्या होती है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, ओके जी, इसमें फैसिलिटेशन अगेन आती है। आउटपुट आपको इसमें जी अगेन आपके ये सारे प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपडेट्स हो जाएंगे, ठीक है। रिस्क रिपोर्ट बन गई, आपके पास आ गया जी किस रिस्क को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और उसके फिर आप अब रिस्क को रिस्पॉन्स बना सकते हैं, ठीक है। और आपको ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि जी क्या ट्रेंड्स हैं, रिस्क के क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है, कौन सा रिस्क बढ़ रहा है, कौन सा रिस्क कम हो रहा है। ओके, ये जो मैंने आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस है ना, इसका एक ये फिगर आ रही है, ये है जी सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें ना ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, एक दो तीन और ये अप टू सोन। यहाँ नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना ये कोरिलेशन का ग्राफ है, अगर आप देखें तो ये एक वर्टिकल लाइन है, कुछ ग्राफ्स नेगेटिव साइड पे हैं और कुछ पॉजिटिव साइड पे हैं। तो ये ग्राफ ये शो करते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है, कोरिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक क्या है, यानी कि अगर हम इसको छेड़ें तो ये कितना चेंज होगा, ठीक है। अगर आप इसको और इसको देखें तो एक पॉजिटिव साइड पे एक नेगेटिव पे है, इसका मतलब ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं तो इसका मतलब है जी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दिस इज कोरिलेशन। कोरिलेशन होता है कि दो क्वांटिटीज आपस में क्या रिलेशन रखती हैं, कि उनका डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है और कितना है। अब अगर आप ऊपर वाले देखें तो इनका ज्यादा रिलेशन नजर आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अगर आप ये वाले का सबसे ऊपर वाले से देखें तो वो कम आ रहा है। तो ये दिस ग्राफ दिस चार्ट शोज द कोरिलेशन, राइट, दिस इज वेरी कह सकते हैं कि कंप्रीहेंसिव स्लाइड। डिसीजन ट्री, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया था अभी यहाँ पे कहीं पे, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये बनाया इसने डिसीजन ट्री एनालिसिस, राइट जी। मैं आपको, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं आपको तेजी से इसे समझा देता हूँ, अदरवाइज बेहतर तो ये होता है कि आप इसको खुद से समझें। आपने कोई प्लांट बनाना है एंड यू हैव टू ऑप्शन, कि आप नया बनाएं या आप पिछले को अपग्रेड करें। यानी आप चले प्लांट को छोड़ें, आप मकान ही बना लें, तो आप मकान बनाते हुए घर बनाते, देयर आर टू ऑप्शंस कि आप एक नया उसको गिरा के बनाएं या आप पुराने को अपग्रेड कर लें, अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। अब जो नया बनाना है उसको $120 मिलियन जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो पुराना है उसको अपग्रेड करना है उस पर $50 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो बातें आ गई। इस जगह पहुंच के हमने डिसीजन लेना है भाई क्या किया जाए, ठीक है ना। ये जो आपको ये इसने रेक्टेंगल में शो किया है ना, इसको हम कहते हैं दिस इज डिसीजन नोड, ठीक है, इस नोड पे आपने डिसीजन करना है। अब आगे ये जो सर्कल है ना इसको कहते हैं चांस नोड, यानी ये अब अगर मैं नया प्लांट बनाऊंगा यहाँ पे चांस है, 60% चांस ये है कि जी वो बनाने के बाद उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी, वो 200 मिलियन का बिक जाएगा, और 40% चांस है कि उसकी वीक डिमांड आएगी और वो 90 मिलियन का बिक जाएगा, ठीक है ना। तो ये चांस नोड था। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम इसको एंड करेंगे, ये अगर आप ये देखें ये वाला जो शेप है डेट इज शोइंग द एंड ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो अगर मुझे एंड करना है इसका तो मुझे ये देखना है कि अगर ये मैं ये वाली ऑप्शन 60% वाली लेता हूँ
तो मुझे 200 मिलियन मिलेगा और मेरा लगेगा कितना 120 मिलियन। तो ये 200 में से 120 मैंने माइनस किया तो 18 मिलियन का मुझे फायदा होगा, 80 मिलियन का यानी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं 40% वाली ऑप्शन देखूं, अगर वीक डिमांड हुई तो वो 90 मिलियन का बिकेगा और मुझे 30 मिलियन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन। यहाँ पे मैंने डिसीजन लेना है डिसीजन नोड पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं पुराने प्लांट को अपग्रेड कर दूं। उसमें ऐसा हो सकता है कि जी देयर आर अगेन टू चांसेस, पुराने प्लांट कह लें या पुराना मकान कह लें, 60% चांस है जी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी और वो 120 मिलियन का बिक जाएगा। ठीक है, और 40% चांस है उसकी वीक डिमांड आएगी और वो सिर्फ 60 मिलियन का बिकेगा। अब इन फर्स्ट केस 120 मिलियन का अगर बिकेगा और मैं लगाऊंगा इस पे कितने 50 मिलियन, तो 50 को 120 में से निकालें, जैसे 70 मिलियन बचेंगे मुझे। और दूसरे केस में अगर वीक डिमांड हो तो ये 60 मिलियन की होगी और मैंने कितने लगाए 50 मिलियन, तो 60 माइनस 50 ये 10 मिलियन बचेंगे मुझे। ठीक है, तो अब ये मेरे पास चार रिजल्ट्स आ गए जिन्होंने एंड कर दिए, 80 का, एक -30 का लॉस हो रहा है, एक 70 का और एक 10 का। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ, अगर आप ये देखें, ये पोर्शन देखें, यहाँ जाके मुझे थोड़ा एनालिसिस करना है। ये जो 80 है, क्योंकि इसके 60% चांस हैं, तो इस 80 को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा मैं इसमें ये जो -30 है इसके 40% चांस है, तो -30 को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आती है जी 36 मिलियन की। इसी तरह से जब दूसरी ऑप्शन में देखूंगा तो ये 70 मिलियन के जो है 60% चांस है, मैं 70 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.60 से। और 10 मिलियन के जो है वो 40% चांस है, तो मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.4 से। तो जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये 46 मिलियन मेरे पास अमाउंट आती है, जो कि डेफिनेटली 36 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो फिर मैं इस 46 मिलियन वाली ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि जी ये हमने डिसीजन लिया है। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर हम अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ये डेट वाज द डिसीजन नोड, डेट वाज द चांस नोड, और ये जो है वो एंड नोड है जो इसको एंड कर रहा है ब्रांच को। ठीक है, तो ये कुछ ऊपर डिटेल्स भी बताई हैं। डिसीजन नोड वो होता है जहां आप डिसीजन लेते हैं, चांस नोड वो होता है जहां आप चांसेस देखते हैं, एक्सपेक्टेड, ठीक है, वैल्यूज क्या आ रही हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, इसको इसने ईएमवी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं इसने लिखा हुआ है ईएमवी, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी, मॉनिटरी कहते हैं पैसों को। ठीक है, तो आपकी पैसों की क्या वैल्यू आ रही है। तो एंड पे आपका नेट नेट पाथ जो है वो कंप्यूट कर लिया आपने। ठीक है, माइनस प्लस करके। तो इसको हम कहते हैं जी डिसीजन ट्री एनालिसिस। ठीक है, ये हम पीछे जो पढ़ के आए, ये आपका है सेंसिटिविटी एनालिसिस एक तरह का। राइट। मैंने क्योंकि इस चैप्टर को खत्म करना है आज, ठीक है, और आगे इतना शायद मुश्किल रह भी नहीं गया, चीजें छोटी छोटी सी रह गई हैं, तो मैं इसको जरा तेजी से खत्म करने जा रहा हूँ। ज्यादातर चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। इसके बाद ये आपने रिस्पॉन्स को प्लान करना है। अगेन आईटीटीओ हमें चाहिए। रिस्पॉन्स करने के लिए डेफिनेटली आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान चाहिए, उसमें आपके पास रिस्क का प्लान, कॉस्ट। आप तब भी जब रिस्पॉन्स करेंगे जब आपके पास कॉस्ट का सारा पता होगा और रिसोर्सेज का पता होगा। और अगेन यहाँ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जी, लेसन लर्न जो आपने अभी तक लेसन सीखा है और जो पिछले प्रोजेक्ट्स में सीखा है, शेड्यूल उसका, रिसोर्स कौन से हैं, टीम कौन सी आपने लगाई है सारे काम पे, रिस्क का रजिस्टर, स्टेक होल्डर कौन है, ठीक है, रिस्क की रिपोर्ट क्या बनी, EEF एंड OPA। ठीक है, ये आपके इसके इनपुट्स हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स में दोबारा आपके एक्सपर्ट्स यूज होंगे, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना है तो डाटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, आप इंटरव्यूज करेंगे, डाटा का एनालिसिस। अच्छा, क्योंकि यहाँ आप रिस्पॉन्स करने लगे हैं इसलिए यहाँ अल्टरनेटिव एनालिसिस होगा, यानी आप कई ऑप्शंस देखेंगे और उनकी आप कॉस्ट देखेंगे, टाइम देखेंगे और फिजिबिलिटी देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव एनालिसिस। क्या क्या आपके पास अल्टरनेटिव है। फिर आप कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है और उस हिसाब से उसका बेनिफिट भी है या नहीं। ठीक है, फिर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, और ये आपको मैं पूरा चैप्टर एक पढ़ा चुका हूँ, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो मैंने आपको EHP ANP वाली टेक्निक बताई थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो वो आपके पास होता है जी, आपके पास कई क्राइटेरिया आ जाएंगे, ठीक है, और कई ऑप्शंस आ जाएंगी, तो आप उसकी बेस के ऊपर वो टेक्निक लगा के यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। आगे वही है जी, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी फैसिलिटेशन होती है। अच्छा, ये जो तीन चार चीजें लिखी है ना, ये मैंने आपको
एंड वाली स्लाइड्स में पढ़ानी है, इसलिए यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ। आपकी थ्रेट्स अगर आपको जो है उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज की क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है, कंटिजेंट रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज आपकी क्या होती हैं, और स्ट्रेटेजीज फॉर ओवर प्रोजेक्ट रिस्क, या एंड वाली स्लाइड्स कवर कर रही है। आउटपुट आपको जी सिंपल सी बात है, अगर कोई पूरे सिस्टम में कोई चेंज हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान था, ये सारी चीजें जिसमें आती थी, ठीक है, उसमें अगर आपने कोई चेंज करना है वो कर लें। रिस्क आपने जब डाला, रिस्क को आपने रिस्पॉन्स किया, तो डेफिनेटली पूरा प्लान आपका प्रोजेक्ट का चेंज भी हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट ये जितने हमने पढ़े ये अपडेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट सारे अपडेट्स हो जाएंगे। ये आपका है जी प्लान रिस्क रिस्पॉन्स। इसके बाद जी आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, और इम्प्लीमेंटेशन जब आती है ना तो चीजें कम होती जाती हैं। अगर आप देखें तो ये पहले इतनी ढेर सारी चीजें आती जा रही थी ये सारी, ठीक है, अब ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल में बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप काम कर चुके, प्लान कर चुके, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंट की इनपुट्स हैं जी, आपके पास डेफिनेटली पूरा प्लान होगा और रिस्क का प्लान होगा, प्रोजेक्ट का प्लान होगा, रिस्क का प्लान, तभी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो आपने प्लानिंग में लेसन लर्न किया, पूरा रिस्क का जो रजिस्टर बन गया और जो पूरी रिपोर्ट बनी। और आप ये देखें यहाँ पे सिर्फ ओपीएज हैं, यहाँ पे डबल ई एफ नहीं है। डबल ई एफ कभी भी इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है ना। ये डबल ई एफ अब यहाँ पे माइनस है, ये कट गए। क्यों? क्योंकि डबल ई एफ क्या थे? डबल ई एफ बेसिकली वो डाटा था जो हिस्ट्री में था, ठीक है ना, जो पब्लिश मटेरियल था, जो कमर्शियल डेटाबेस था, वो था। वो तो तब चाहिए था जब आप प्लानिंग कर रहे थे, जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये चीज तो आपको चाहिए ही नहीं। अब आपको सिर्फ ओपीए चाहिए। ओपीए वो डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन में उन टेम्पलेट्स की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है, लेकिन अब आपको डबल ई एफ नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है जी? एक्सपर्ट जजमेंट अगेन, इंटरपर्सनल स्किल्स अगेन। जो इसमें चीज है वो ये है जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। आउटपुट अगर कोई चेंज आई है इन चीजों में, इन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में कुछ अपडेट्स हुई हैं, कुछ चेंज हुई हैं, तो वो आपने कर देनी है। और फाइनल जी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है जी कंट्रोल करना, ठीक है। अगेन चीजें कम हो गई हैं, आपने जो काम किया अब आपने उसको कंट्रोल करना है। और अगर आप देखें, कंट्रोल के लिए आपके पास परफॉर्मेंस का डाटा होना चाहिए। अगर आपने कोई काम किया और मैं उसको मॉनिटर करना चाहता हूं, तो मेरे पास आपकी परफॉर्मेंस का डाटा होना चाहिए। तो अगेन इसकी इनपुट्स में अगर आप देखें, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो हर जगह ही है, ठीक है। रिस्क की बात हो रही है तो उसका प्लान। डॉक्यूमेंट्स में जी लेसन लर्न रजिस्टर, रिस्क का रजिस्टर, रिस्क की रिपोर्ट, वही चीजें हैं तकरीबन। इशू जो आए उसके लॉग, बट इंपॉर्टेंट इज वर्क परफॉर्मेंस डाटा। जो आपने काम किया उसका डाटा कैसा है, और आपकी वर्क परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, ठीक है। इसका जी आप डाटा एनालिसिस करेंगे परफॉर्मेंस का। रिजर्व एनालिसिस का मतलब होता है जितने पैसे बच गए हैं उसका एनालिसिस, ठीक है। आपकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस। ऑडिट, हमेशा मॉनिटरिंग में ऑडिट होता है, कोई पार्टी ऑडिट करती है, और मीटिंग। आउटपुट क्या है जी? आपके पास वर्क परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन आ, डेफिनेटली जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जी वर्क की आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई प्लान अपडेट हुआ है प्रोजेक्ट का, वो आ जाएगा, क्योंकि ये एंड हो रहा है रिस्क सारा। और ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं, एजम्पशन, इशू, लेसन लर्न, रिस्क रजिस्टर, ठीक है, ये सारे अपडेट्स हो जाएंगे। ओके जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मॉनिटरिंग के? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के मॉनिटरिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि जी अगर आपने कोई चीज इंप्लीमेंट की है वो इफेक्टिव भी है या नहीं, ठीक है। क्या कोई प्रोजेक्ट का लेवल चेंज हो गया, रिस्क को बीच में डालने से कोई डॉक्यूमेंट्स चेंज हुए हैं, कोई पैसे चेंज हो गए हैं, कोई इंडिविजुअल टास्क के या इंडिविजुअल लोगों के रिस्क को स्टेटस पता चला है, कोई पूरे प्रोजेक्ट्स के रिस्क कुछ आए हैं, ठीक है। आपको ये पता चल जाता है जो आपने रिस्क को मैनेज करना है उसकी अप्रोच वैलिड भी है या नहीं, ठीक है। आपने जो अजम्पशंस ली हैं वो वैलिड हैं या नहीं। रिस्क को जब आप देखेंगे कि जी रिस्क में तो डॉलर भी डिवैल्यू हो रहा है, तो मैंने तो अजम्पशन ली हुई है कि डॉलर एक जैसा रहेगा, तो उसकी वैलिडिटी चेक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी जितनी पॉलिसीज रिस्क की हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और क्या कोई आपकी कॉस्ट शेड्यूल में, और ये कंटीजेंसी रिजर्व आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे जाते हैं जिसको हम कहते हैं कंटीजेंसी,
ठीक है, तो इसकी कोई शेड्यूलिंग में आपके पास इंफॉर्मेशन है, और पूरे प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी की वैलिडिटी क्या है, आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है उसकी वैलिडिटी क्या है। तो आपका जी बहुत सारी अच्छा, वो कहता है कौन कौन से कॉमन रिस्क बहुत सारे होते हैं, पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिस्क होते हैं। अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हर चीज को बढ़ाता है। आपको पता है हमारे मुल्क में जब अनसर्टेनिटी होती है तो डेफिनेटली फिर रिस्क भी, अगर मैंने एक प्लॉट लेना है और मैंने कराची में लेना हो और इस्लामाबाद में लेना हो, तो मैं कंपैरिजन करूं तो शायद मैं इस्लामाबाद में जाना बेहतर समझूंगा, क्योंकि कराची में ओवरऑल अनसर्टेनिटी ज्यादा है चीजों की, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल और उसके जो टोटल उसकी अमनो अमान की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आपकी अनसर्टेनिटी जो होती है ना वो हमेशा उसको जो है वो स्टेबिलिटी को अपोज करती है। ठीक है, अच्छा, रिस्क हमेशा नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शायद लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि एक बंदा जो एक्सपोर्ट कर रहा है चीजों को, डॉलर अगर गिरता डॉलर सॉरी अगर मतलब महंगा होता है तो उसके लिए तो फायदा है, वो तो उसके लिए पॉजिटिव, यानी कि करेंसी फ्लक्चुएशन उसके लिए तो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है चीजों को उसके लिए वो नेगेटिव जाएगी। ओके जी, आखिरी दो स्लाइड्स हैं, ये मैंने आपको कहा था जी मैं डिस्कस करूंगा, ये 5-6 नाम है, ये आपने डिस्कस आपने जहन में रखने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटजीज फॉर थ्रेट, अगर थ्रेट आए तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। नंबर एक, एस्केलेट कर दें। एस्केलेट का मतलब होता है कि जी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कहे यार ये मेरे बस का काम नहीं है, जो आपको मैंने बताया था स्टार्ट में कि प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स मिलके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहे यार कि मेरे बस का काम नहीं है, ये करेगा या तो प्रोग्राम मैनेजर इसको देखे या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर देखे, बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं एस्केलेट करना। ठीक है, वो कहे जी ये मेरे बस से बाहर है, मेरे स्कोप से बाहर है। ठीक है, इसको प्रोग्राम या पोर्टफोलियो लेवल पे देखा जाए। दूसरा है जी अवॉइड करना। ठीक है, अवॉइड का मतलब ये है कि आप उस रिस्क को अवॉइड करें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल, यानी आप अपना स्कोप कम कर लें, ये एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, रिड्यूस द स्कोप। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्ट्स ऐसे ऑफर हो जाता है जो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, और वो आप अपनी मर्जी से लेने या ना लेने का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अब आपको पता चलता है यार अचानक कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो बड़ा सख्त है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप फिर उस सब्जेक्ट को लेने से अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन अगर है उसको अवॉइड करने की, तो आपने क्या किया, अपना अपना स्कोप कम कर लिया। यानी वो सब्जेक्ट आपने, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था जी, लेकिन आपको क्योंकि टीचर सख्त लगा तो आपने उसे नहीं पढ़ा, तो आपने उसका स्कोप रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी थ्रेट्स विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस विद लार्ज नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, इनको अवॉइड आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, आप चेंज कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव ही। ठीक है, यानी आप अगर कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही करने जा रहे हैं, आप एक कह देते हैं जी मैंने जो है वो एक हवाई जहाज बनाना है, ठीक है, तो अब वो क्योंकि उसमें थ्रेड ज्यादा हैं तो आप फिर उसको अवॉइड करना है, यार मैं उसमें फलां फलां ऑब्जेक्टिव कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप कहते हैं आपने अवॉइड किया। ट्रांसफर कर देते हैं जी रिस्क को। इसमें सबसे जरूरी चीज होती है ना, आपने एक इंश्योरेंस का वर्ड सुना होगा, परफॉर्मेंस बॉन्ड, वारंटीज, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने कार लिया है, ठीक है, और मेरी कार जो है वो अब मैंने मतलब बड़ा रिस्क है कि मैं चला रहा हूँ, लाहौर में बड़ी ट्रैफिक है, टकरा सकती है, चोरी हो सकती है, तो मैं उसकी इंश्योरेंस करा लेता हूँ। इंश्योरेंस का मतलब है कि मैंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि मैं, कोई मसला होता है तो इंश्योरेंस वाले मुझे पैसे देंगे, तो मैंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, मिटिगेट का मतलब होता है जी फिर आप रिस्क को कम करें, रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी और द इम्पैक्ट ऑफ द थ्रेट। यानी कि अगर अगेन वही चीज है, जैसे ये इन्होंने अभी किसी ने जिक्र भी किया कि आप प्रोटोटाइप बिल्ड कर लें। ठीक है, यानी अगर मुझे ये पता है मैं एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में फेंक रहा हूँ, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है कि वो पिट ना जाए, यानी कि वो ना चले या बहुत ज्यादा फेल हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या है कि अगर पॉसिबल है, यानी वो कोई टेक्निकल चीजें हैं, तो मैं उसका क्या करूं, फिर मैं उसका एक प्रोटोटाइप बना लूं पहले, ठीक है, और वो चेक करूं। या ये है कि मुझे बनाते हुए, यानी कि मैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस होती हैं, तो मुझे डर है कि यार वो बनाते हुए इसकी कॉस्ट ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो पहले मैं उसकी मैस प्रोडक्शन ढेर सारे बनाने से पहले मैं क्या करूं, उसका एक प्रोटोटाइप बना लूं। ठीक है, ताकि अगर कोई डिजाइन में प्रॉब्लम आ भी रही है तो मैं उस प्रोटोटाइप में उसको निकाल लूं, बजाय इसके कि मैं ढेर सारी प्रोडक्शन करके मार्केट में भेज दूं। एक्सेप्ट का मतलब है जी आप एक्सेप्ट कर लें कि जी रिस्क है, ठीक है ना, आप उसको फिर कंटीजेंसी रिजर्व जो मैंने आपको बताया था जी, पैसे रखे होते हैं एक्स्ट्रा,
उनके जरिए या किसी इस तरह के आप तरीके से उसको एक्सेप्ट करके कंट्रोल करने की कोशिश करें। लास्ट इज दी स्ट्रेटजीज फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको पॉजिटिव रिस्क आ गया तो पहला वही तरीका है जी, एस्केलेट करें। आप कहें यार ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आ गई है लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको प्रोग्राम वाला देखें या पोर्टफोलियो वाला देखें, ठीक है। दूसरा है जी, आप एक्सप्लॉइट करें, यानी उस अपॉर्चुनिटी को फैलाएं। आप उसको कोशिश करें कि जी अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो मैं उसको बेटर टेक्नोलॉजी यूज करूं और मैं उसको 100% अचीव करूं। तीसरा है जी, आप शेयर कर दें। शेयर का मतलब है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभाल पा रही, उसे बहुत ज्यादा काम आ गया है, यानी अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी एक कंपनी है उसको कोई अबू धाबी दुबई में भी प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं, मेरे से नहीं संभाल रहे तो मैं जॉइंट वेंचर करूं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि मुझे भी फायदा और उन्हें भी हो। एनहांस का मतलब है जी, आप वो जो थ्रेट यानी जो पॉजिटिव है आपके लिए, आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें, ठीक है। आप उसको ज्यादा अपने लिए, अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अपने लिए बढ़ाने की कोशिश करें, मजीद मार्केट तलाश करें। एक्सेप्ट का मतलब वही है कि जी हमें एक्सेप्ट कर लें कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है और एक्टिव मैनेजमेंट के लिए जरिए उसको मजीद एक्सप्लोर करें। तो ये वही स्लाइड दोबारा चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि उसने एक ही स्लाइड में बता दिया जी कि प्रोजेक्ट ओवरऑल जो हैं, अगर आपकी थ्रेट है तो अवॉइड करें, अगर पॉजिटिव है तो एक्सप्लॉइट करें, ठीक है। अगर थ्रेट है तो ट्रांसफर करें इंश्योरेंस वाले को, अगर अच्छी चीज है तो शेयर करें यानी जॉइंट वेंचर करें, अगर थ्रेट है तो मिटिगेट करें, अगर पॉजिटिव चीज है तो एनहांस करें। मिटिगेट यानी कम करें, एनहांस यानी ज्यादा करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये 5-6 स्ट्रेटेजीज हैं। ये थी जी आपकी रिस्क मैनेजमेंट पूरे का पूरा चैप्टर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें। टाइम इज ऑलरेडी ओवर 4:10 टाइम था, 4 बजे तक हमने टाइम लिया था, बट इट्स पॉजिटिव कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं इसको खत्म करूंगा। बट बिफोर फिनिशिंग मैं आपको अनाउंस कर दूं, रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर ये 2 लेक्चर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। पूरा एक CLO है, इसके अंदर से क्वेश्चन आना ही आना है, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, यानी कि बाद में आप परेशान ना हो। तो इसमें से